हेलो 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 बच्चों, भाई बहन नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 9.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं आज। दुर्गेश, खुशी, तुषार, रुचि, प्रिंसी, डॉक्टर, बस डॉक्टर नाम है, वाह बहुत बढ़िया, रमेश, यश, रंजीत, तान्या, सुप्रिया, आलोक, स्नेहा, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार है सभी लोगों को। और लेक्चर नंबर 2 केमिकल काइनेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप आप लेक्चर नंबर 1 रिवाइज करके आए होगे। मैंने आपको बोला था मुंह उठा के मत चले आना, तो पढ़ के आए होगे, है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक हमने पढ़ा था, और केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक में हमने कवर किया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस कैसे लिखते हैं। कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दी जाती तो उस रिएक्शन की रेट को कैसे लिखा जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने हमसे समझी थी, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, और उसके बाद आपको होमवर्क भी दिया था, जो कि आप लोग उम्मीद करते हैं करके आए होगे। और अगर होमवर्क नहीं करके आए हो तो आए क्यों हो? ठीक है, तो होमवर्क को करके आना था, और जिन लोगों ने होमवर्क किया है वो आंसर मैच कराएंगे। तरीका मैंने आपको बताया था, हिंट मैंने आपको दी थी, उसी को ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जरा होमवर्क का डिस्कशन करेंगे। और पहला सवाल आपके सामने ऐसा लिखा हुआ था। पहले तो आप मुझे बता दो कमेंट करके जरा, आंसर कितने लोगों का आ गया इसका। कितने लोगों का इस सवाल का आंसर आ गया था? जल्दी से बता दो कितने लोगों का आंसर आ गया था इस सवाल का। बताओ जल्दी फटाफट से। अरे बोलो भाई, एक कह रहा होमवर्क कहां दिया था। बेटा तुम कौन सी दुनिया से आए हो, बड़ी दूर से आए हैं। क्या आंसर आपका आ रहा था? मैंने बताया था आपको कि रेट को हम वेट के फॉर्म में नहीं लिखते, मोल के फॉर्म में लिखते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, यहां पर ये वेट दिया है इसका, ठीक। ये क्या है? द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 दी है। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, सॉरी SO2 दी है। क्या दी है वो? 1.28 इंटू 10 की पावर -3। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 दी है, जो क्या दी है? 1.28 इंटू 10 की पावर -3। ये किसमें दी है? ये दी है ग्राम पर सेकंड में। तो ग्राम से तुम्हें मोल पर चलना है, तो कैसे करोगे भाई? ग्राम से मोल पर जाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर देते हैं, तो अब ये हो जाएगी मोल पर सेकंड। ग्राम से मोल में जाओगे, SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 64 होता है। क्या ये बात सही है? और 64 का डबल होता है ये, और ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5। क्या आएगा? मोल पर सेकंड। तो आपकी SO2 की डिसअपीयरेंस की रेट आ गई। निकालना क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 चाहिए। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 डिवाइडेड बाई 2? सही बात है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय 2। कॉफिशिएंट से डिवाइड करके बराबर करते हो भाई, कॉफिशिएंट से डिवाइड करके बराबर करते हो अंकल। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलो या अपीयरेंस बोलो, बात बराबर है ना। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये बात सही है? आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलो या रेट ऑफ अपीयरेंस बोलो, सही है। हाँ, आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलो या रेट ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस बोलो या फॉर्मेशन बोलो, बात बराबर है ना। तो यहां फॉर्मेशन को आप अपीयरेंस भी बोल सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे ही आप चले थे। हो सकता है आपने डेल्टा या डी के फॉर्म में भी लिखा हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए भाई, तो मैंने क्या करा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 डिवाइडेड बाई 2 और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 डिवाइडेड बाई 2। मुझे निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। तो मैं 2 से 2 काट दूं, मतलब इन दोनों की रेट
फॉर्मूले से मैंने लगाया और ये 2 कट गया तो अब बराबर आ रहा है क्या? तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा किसके बराबर? वो आ जाएगा किसके बराबर? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, यानी कि सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 है, ये 2 नहीं SO3 है, इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -5। और ये किसमें आया? मोल पर सेकंड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस तभी बराबर हो सकती है जब कोफिशिएंट बराबर हो। क्यों? क्योंकि वो कट जाएंगे, है ना, इसलिए यहां पर बराबर आ रहा है। अब मुझे ये मोल पर सेकंड में है, मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 निकालना है किसमें? ग्राम पर सेकंड में। तो मोल से जब ग्राम पे जाओगे, मोल से जब ग्राम पे जाओगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे सर। SO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 80 ग्राम पर सेकंड, और मल्टीप्लाई करोगे तो 80 का डबल होता है 160, और 160 इंटू 10 की पावर -5, जिसको मैं लिख सकता हूं 1.6 इंटू 10 की पावर -3। क्या यह बात सही है? फोर्थ इज द राइट आंसर। ग्राम पर सेकंड में आंसर आया है। कितने लोगों का आंसर ये आया है जल्दी से मुझे बता दो, और सही बताओ क्या यही आया है? ग्राम से मोल में गए, मोल में आपने फॉर्मूला लगाया, मोल से वापस ग्राम में आ गए। क्लियर है एकदम? ईमानदारी से बताना बेटा, मम्मी का समय तुम्हें सही करा तुमने? सही करा? क्या तुमने सही करा? और जिनका गलत हो गया वो ये देख लो कि तुमने कहां गलती करी। जिनका गलत हो गया, थोड़ा मोड़ा दिमाग में नहीं आया, वो देख लो कहां गलती करी। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करा तो मोल के फॉर्म में चले गए, मोल में तुमने सॉल्व कर लिया, वापस से ग्राम में आना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन पहले मॉलिक्यूलर वेट किसका था? SO2 का। बाद में मॉलिक्यूलर वेट SO3 का आएगा। क्यों? SO2 की डिसअपीयरेंस की रेट दी थी और SO3 की अपीयरेंस की चाहिए थी। सही है? सही है? मोलर मास में दिक्कत आ गई? अरे यार, SO2 का मोलर मास 62 होता है और SO3 का 80 होता है। 80 कहां से आ गया भाई? SO3 का मॉलिक्यूलर वेट। अरे कैसी बातें कर रहे हो? SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 80 आता है यार, कैसी बातें कर रहे हो? SO3 का मॉलिक्यूलर वेट, SO2 का तो 64, SO3 का 32 इसका है और 48 इसका है। 80 आएगा ना इसका आंसर। कैसी बातें कर रहे हो यार? मॉलिक्यूलर वेट 80 बचपन में ही निकाला था आपने, ऐसी बातें मत करो। ठीक है? क्लियर है? अच्छा 64 से मल्टीप्लाई कर दिया? अरे पागल, SO3 का था उधर, इधर SO2 उधर SO3, तो डिवाइड तो 64 SO2 का करना था, मल्टीप्लाई SO3 का करना था। ठीक है, चलें आगे। टाइम को क्यों चेंज करोगे? पागल हो गए होगे? कह रहे टाइम चेंज नहीं। टाइम चेंज क्यों करोगे? सेकंड में है, सेकंड में ही है। आंखों से देखा करो, आंखों से। सेकंड और सेकंड, सेकंड में ही है ना, आंखों से देख के समझ में आ जाता है। चलें आगे। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे? फॉर द रिएक्शन, एक ये सवाल आपके सामने था, होमवर्क के फॉर्म में आपको दिया गया था बेटे। अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 0.001 किलोग्राम पर आवर। और आपको क्या चाहिए? रेट चाहिए H2 की, लेकिन किलोग्राम पर आवर में चाहिए। तो किलोग्राम से किलो मोल में जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके, और वापस से किलोग्राम में आ जाएंगे, जैसे अभी पीछे किया है। ठीक है, जैसे अभी पीछे किया है। आइए जरा, मुझे क्या दिया है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के अपीयरेंस की रेट जो है वो है 0.001, 0.001। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया है 0.001। ये वाला गलत मत कर देना भाई, अभी पीछे सीखा ना, ट्राई करो, अगर करके आओ तो बहुत अच्छी बात है। हाँ 0.001, लक्ष्य नीट को नमन। इधर देखो जरा ध्यान से, इधर देखो जरा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दे रखी इतनी। अच्छा ये किलोग्राम में है, किलोमोल में कैसे आएगा? 0.001 डिवाइडेड बाय अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 होता है, किलोग्राम पर आवर 17 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट।
सॉरी किलोग्राम नहीं, ये कौन लिख रहा है किलोग्राम, किलोग्राम नहीं किलोमोल हो जाएगा अब ये, किलोमोल पर आवर। ये अमोनिया का आया, ठीक है, ये अमोनिया का आया, ठीक है। अब देखना जरा, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ H2। कन्वर्जन मतलब कन्वर्जन कैसा, डिसअपियरेंस ही होगा ना। तो यहां पर उन्होंने लिखा नहीं है कुछ, लेकिन अब तुम्हें रिएक्शन से देख के समझ में आ जाना चाहिए। अब तुम इतने बड़े हो चुके हो, समझदार व्यक्ति हो चुके हो, सामाजिक व्यक्ति हो गए हो, तो तुम्हें समझना चाहिए ना कि H2 किस तरफ लिखा है, H2 किस तरफ लिखा है, लेफ्ट साइड लिखा है ना। तो तुम सामाजिक व्यक्ति हो चुके हो तो तुम असामाजिक गलतियां मत करना। H2 लेफ्ट साइड लिखा है ना, लेफ्ट साइड लिखा है मतलब क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट है तो डिसअपियरेंस ही पूछेगा ना ऑब्वियसली। हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा, अब मैं इन दोनों का फॉर्मूला लगाऊंगा, कैसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3, कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दिया करो फट से ताकि बराबर कर पाए, और यह आएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2। तो यह कहानी है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3 और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2 बराबर कर दिए, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 निकाल लो। कितना आ जाएगा, 3/2 कर दूं मैं, इधर 3 को इधर ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया कितना आएगा, 0.001 डिवाइडेड बाय 17। लेकिन ये आंसर किस में आया, ये आंसर आया किलोमोल पर आवर में। ये आंसर किस में आया, किलोमोल पर आवर में। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, केजी में चाहिए। तो वापस से जाना है केजी में, वापस से तुमको जाना है केजी में। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या आ जाएगी भाई साहब, अरे भाई साहब 3/2 इंटू 0.001 अपॉन 17 इंटू 2 कर दूं मैं। 2 कहां से आया, H2 का मॉलिक्यूलर वेट। तो अब यह आंसर आ गया किलोग्राम पर आवर। 2 से 2 उड़ा दिया और 3/17 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। ठीक है, यह आपका फाइनल आंसर आया, चेक कर लो जरा। 2 से मल्टीप्लाई कैसे किया, H2 का मॉलिक्यूलर वेट। 17 से डिवाइड क्यों किया, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, देखो आयुष जी पगला रहे हैं, कह रहे 17 कहां से आया। बेटा 17 चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट हूं मैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर माइनस क्यों नहीं लगाया। अरे भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोल दिया मतलब माइनस के फॉर्म में ही तो होती है। अरे तुम ऐसा लिख लो माइनस डी ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन dt, सॉरी 3dt, ऐसे भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। प्लस डी ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय dt। तो बेटा माइनस के साथ ही तो इसका नाम डिसअपियरेंस बोलते हो, और प्लस के साथ इसका नाम क्या बोलते हो, अपीयरेंस बोलते हो। तो माइनस क्यों लगाओगे भाई, नाम में लिख दिया ना। कभी कभी तुम मैथ्स से अगर शब्दों में कन्वर्जन करते हो तो शब्दों में तो लिख सकते हो ना, कैसे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 मतलब आपने माइनस डी एन ऑफ H2 बाई dt बोला है ना। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें क्या करना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। और कैसे लगाना है, जब कभी भी तुम रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर करते हो, कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर दिया करो। कितने लोगों का आंसर ये आया था, कितने लोगों का आंसर ये आया था, बताओ जरा। कोफिशिएंट से डिवाइड करना मालिक, चिल्ला चिल्ला के लास्ट टर्न पे आपसे एक ही बात करी है, कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, बराबर करना है, सॉल्व करना, और क्या। ठीक है, N2 क्यों नहीं लिए, N2 बेटा इसलिए नहीं लिए क्योंकि अमोनिया की बातें चल रही थी और H2 की बातें पूछी थी, इनकी और इनकी बातें चल रही थी, तो N2 को बीच में क्यों ले आ रहे हो तुम। थोड़ा कॉमन साइंस जैसी चीजें हैं, थोड़ा कॉमन साइंस भाई, बातें अमोनिया और H2 की चल रही हैं, N2 क्यों बीच में आएगा, हैं। ये तो वही वाली बात होगी, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा घुस रहा है। सही है ना, हाँ क्लियर एकदम। तो मैंने क्या करा, रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर किया, और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कोफिशिएंट से डिवाइड करके बराबर कर दिया और सॉल्व कर लिया।
यहां मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि आपको वापस किलोग्राम में आना है। ठीक है। एक कह रहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अरे भाई चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देते हो ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाती है वो। तो सबकी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होती, चाहे आप ए के फॉर्म में लिखो, चाहे बी के, चाहे सी के, चाहे डी के। चलें आगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब हम आगे चलते हैं। आज का टारगेट हमारा क्या है? आज का टारगेट है हमारा एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम समझेंगे। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो एक स्टेप में हो जाती हैं, उनको एलिमेंट्री बोलते हैं, और एक से ज्यादा स्टेप में होती है उनको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, आपने 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ी रखी है, तो उसमें कई बार ऐसी रिएक्शन आ रही होंगी कि कार्बोकेटाइन बन रहा होगा, उसका रीअरेंजमेंट हो रहा होगा, फिर कुछ बन रहा होगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट बन रहा होगा। यानी कि मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं, ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक वाली नहीं होती, इनऑर्गेनिक वाली भी होती हैं, लेकिन मोस्टली आपके जो देखे हुई रिएक्शंस हैं वो ऑर्गेनिक की होती हैं, कॉम्प्लेक्स। और उनमें से कोई एक स्टेप होता है जो कि स्लो स्टेप जिसको बोलते हैं। कोई भी रिएक्शन चलती है ना, तो उसका कोई ना कोई एक स्लो स्टेप होता है। तो अगर इंडिविजुअल एक एक स्टेप को पकड़ोगे तो वो होती है आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन को हम, इसको एलिमेंट्री को हम बोलते हैं वन स्टेप रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन, और सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो दो टाइप की रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। हम बात कर रहे होंगे आज के लेक्चर में रेट लॉ पर। रेट लॉ क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। रेट लॉ के लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने इसको डिफाइन किया हुआ है कि रेट लॉ को आप इस तरीके से लिखा करेंगे, समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? कि किसी रिएक्शन की रेट कैसे वेरी कर रही है, किस पर, कॉन्सेंट्रेशन पर, किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, है ना। हम इसमें बात कर रहे होंगे ऑर्डर की। सर ये ऑर्डर क्या होता है? जज साहब वाला ऑर्डर, ऑर्डर नहीं है ये ऑर्डर है, रिएक्टेंट की कुछ पावर वगैरह होगी, आगे हम बात करेंगे। कॉफिशिएंट मतलब पावर जो लग रहे होंगे उसके बारे में बात करेंगे। और मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे किसी रिएक्शन की। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है? कि रिएक्शन में इन्वॉल्व रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल हैं, इसके बारे में हम एक एक करके स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आज के लेक्चर में। ठीक है, अभी तक तो होमवर्क डिस्कशन हुआ था। स्वागत करते हैं सभी लोगों का आज के लेक्चर में, और आई होप सारी चीजें मैं आपको समझाऊं, बस ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, ध्यान सुनते जाना। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन को हम बोलते हैं वन स्टेप रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन। जो एक स्टेप में होती है या सिंगल स्टेप में होती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री। जैसे ए से बी बन जाए, क्या हो जाए? ए से बी बन जाए। क्या बन जाए? ए हो रिएक्टेंट और बी हो प्रोडक्ट। ए से सीधा बी बन जाए। सर कैसे बने बी? कोई रिएक्टेंट है, कोई रिएक्ट, अब ऐसा नहीं कि एक ही रिएक्टेंट हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। मैं तो एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि बीच में कुछ ना बने, इंटरमीडिएट वगैरह ना बने। इंटरमीडिएट मतलब ऐसा ना हो कि ए से पहले सी बन रहा है, फिर सी से आप बी बना रहे हो। आपका रिएक्टेंट कुछ है, प्रोडक्ट कुछ है। रिएक्टेंट में आपने कुछ कुछ किया, केमिकल डाला, प्रोडक्ट बन गया। क्या बोला मैंने? ध्यान सुनो। आपके पास एक कंपाउंड है, उसमें आपने रिएजेंट डाला, प्रोडक्ट बन गया। एक ही बार में रिएक्शन हुई। तो वन स्टेप रिएक्शन को ही हम बोलते हैं एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो जो एक ही स्टेप में होती है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे ए से बी बन गया, ए से बी बन गया, बीच में कुछ ना बने। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं तो यह होती है मोर देन वन स्टेप में, मोर देन वन स्टेप। जैसे
ए से बन जाए बी और बी से बन जाए सी, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब ये मोर देन वन स्टेप है। यहां पर कितने स्टेप है? दो हैं। ऐसा भी हो सकता है ए से बन जाए बी, बी से बन जाए सी, सी से बन जाए डी। मोर देन वन स्टेप में आ गए आप। ठीक है, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, या पीछे से कनेक्ट कर लो। तो एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, इसको लिख लो सी और इसको लिख लो बी, ताकि रिलेट कर पाओ आप, है ना, रिलेट कर पाओ। जैसे यहां देखो, यहां ए से बी बन रहा है एक ही स्टेप में। यहां क्या हो रहा है? ए से पहले सी बन रहा है, सी से फिर बी बन रहा है। ठीक है, यह बिल्कुल सिंपल है। एलिमेंट्री मतलब एक स्टेप में खत्म होने वाली रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज्यादा स्टेप में होने वाली रिएक्शन। कि भाई ए से बी बन रहा है, तो पहले ए ने कुछ सी बनाया, फिर सी ने बी बनाया। या ऐसा भी हो सकता है ए से सी बन रहा हो, सी से डी बन रहा हो, डी से बी बन रहा हो। या ऐसा हो सकता है ए से सी बन रहा हो, सी से डी बन रहा हो, डी से ई बन रहा हो, ई से बी बन रहा हो। या ऐसा भी हो सकता है, मतलब कितने भी स्टेप आप इन्वॉल्व करा सकते हो, ई से एफ बन रहा हो, फिर एफ बी बना रहा हो। तो डिपेंड करता है कि बीच में क्या बन रहा है ना। तो ऐसी रिएक्शन, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं, ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप से ज्यादा में होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब होती है ना, कितने भी स्टेप की हो, कितने भी स्टेप की हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उनमें कोई ना कोई एक स्टेप स्लो माना जाता है। ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूं। कितने भी स्टेप की हो रिएक्शन, उनमें से कोई ना कोई एक स्टेप स्लो माना जाता है। तो अगर मैं किसी एक स्टेप को स्लो डिफाइन कर रहा हूं, तो बाकी के सारे क्या हो जाएंगे? फास्ट हो जाएंगे। जैसे ए से आपने सी बनाया, सी से आपने डी बनाया, डी से आपने बी बनाया। हो सकता है कि इस वाले में स्लो स्टेप ये हो। सर ये स्लो स्टेप का पता कैसे चलता है? आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो कि कौन सा स्लो है, कौन सा फास्ट है। इसके भी तरीके होते हैं, आगे आएंगे, है ना। अभी मैं बेसिक समझा रहा हूं। हो सकता है कि एक स्टेप स्लो हो, मान लो इस बार ये स्लो है, तो ये वाला फास्ट होगा और ये वाला फास्ट होगा। मतलब किसी भी रिएक्शन में केवल एक ही स्लो स्टेप हो सकता है, एक से ज्यादा स्लो स्टेप नहीं हो सकते हैं। इस बात को मैं यहां पर लिखूंगा, इस बात को यहां पर लिखूंगा, लेकिन लिखने के पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, मान कह लीजिए चली रही है, ठीक। तो आपकी ये क्लास चल रही है और मैंने आपसे बोला कि बेटा नोट कर लो। क्या बोला मैंने? नोट कर लो। तो मैं कब तक रुकूंगा? मैं तब तक रुकूंगा जब तक आपकी क्लास के सबसे स्लो व्यक्ति ने नोट ना कर लिया हो। सही बात है। आपकी क्लास के सबसे स्लो व्यक्ति ने नोट ना कर लिया हो, तभी तो मैं रुकूंगा। मैं पूछूंगा भाई तुमने लिख लिया कि नहीं। और हर क्लास में कोई ना कोई स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप से ही यह पता चलता है कि रिएक्शन की रेट कैसी जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? वो व्यक्ति जो तुम्हारी क्लास में सबसे स्लो लिखता है। बताओ कौन लिखता है सबसे स्लो? बोलो, तुम्हारी क्लास में सबसे स्लो कौन लिखता है? एक कह रहा है नहीं सर आप बीच में निकल लेते हो। वो तो मैं ये मान के चलता हूं कि तुम्हारी क्लास के सबसे आखिरी व्यक्ति ने लिख लिया है। क्यों? क्योंकि मैं उतना टाइम दे देता हूं कि हाँ यार इतने में तो लिख लिया होगा, ठीक। तो अच्छा पुनीत है तुम्हारे देखो, मतलब पुनीत तो सबसे पहले आंसर देता है। पुनीत तो फास्ट है, स्लो नहीं है बेटा। पुनीत फास्ट है, पुनीत स्लो थोड़ी है। स्लो कोई और है। कौन है स्लो? स्लो कौन है? अजीत कह रहा मैं, अजीत है स्लो, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ये कौन है? अजीत है। तो अजीत से पता चलता है कि हमें अब, अजीत ने अगर लिख लिया मतलब सबने लिख लिया, अजीत के लिए रुकना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अजीत के लिए रुकना पड़ेगा। तो ओपी पॉइंट ये कह रहा था क्या कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ ले तो ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लो स्टेप होगा।
बाकी सारे फास्ट होंगे, एक ही स्लो होगा। और यही स्लो स्टेप से तुम्हें क्या पता चलता है? रेट डिटरमाइन करने का पता चलता है। कैसे डिटरमाइन करना अभी हम बात करेंगे, कैसे डिटरमाइन करना है बात करेंगे। एक्सपेरिमेंटल तरीके से भी कर सकते हो और आप अलग तरीके मैकेनिज्म से भी कर सकते हो, वो आगे बात करेंगे। लेकिन हां, इतना तो मुझे पता है कि इस स्लो से तुम्हें पता चलेगा क्यों ये स्लो ही क्या कर रहा है? रेट को डिटरमाइन कर रहा है। और यही है आरडीएस। आरडीएस आरडीएस और आरडीएस का फुल फॉर्म क्या बोला सर आपने? आरडीएस होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो किसी भी रिएक्शन में रेट कौन बताता है? अजीत बताता है। क्यों? क्योंकि अजीत क्लास का वो लड़का है जो सर को इंतजार करवाता है कि सर हमने लिख लिया, अब आगे बढ़ो। तो क्लास किस स्पीड से चलनी है वो कौन किस पे डिपेंड करता है? अजीत पे। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन की या इस क्लास की रेट किस बात पे डिपेंड करेगी? अजीत पे डिपेंड करेगी, यानी कि स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी। उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसे डिटरमाइन करना है वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या सर एलिमेंट्री में आरडीएस नहीं होता? होता है। जो एक ही स्टेप है वही आरडीएस होगा। कॉम्प्लेक्स में तो पता करना पड़ेगा कौन सा है। एलिमेंट्री के लिए तो सबसे बढ़िया है, यही है भाई आरडीएस। इसमें सोचना ही नहीं है, एक ही स्टेप में हो रहा है ना, तो वही डिटरमाइन कर रहा है वो रेट। तो एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि आरडीएस है ना। और कॉम्प्लेक्स में पता होना चाहिए तुम्हें। सर आपने यहां पर ए से सी ही स्लो क्यों लिया? समझा रहा हूं बेटा, हो सकता है सी से भी स्लो हो, वो डिपेंड करता है। यहां पर जब अपन सवाल कर रहे होंगे रिएक्टेंट कौन कौन सा है, प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, वो सब बातें हम बाद में करेंगे, है ना। तो ध्यान से जो कॉन्सेप्ट है वो समझो, बाकी तो हम निकाल लेंगे, वो मैं सिखा दूंगा आपको स्लो स्टेप कैसे पता करना है। वैसे तो देखो 99% केसेस में तो दिया जाता है कि सर ये स्लो स्टेप है, लेकिन उससे रेट कैसे निकालनी है वो मैं सिखा दूंगा आपको। आपको पहले से ही वैज्ञानिक लोग बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है तो हम निकाल के दे देते हैं आपको, आप बस रेट निकाल के दे देना हमें। ठीक है, तो स्लो स्टेप बहुत सारे सवालों में मिलता ही है। कहां नहीं मिलता? जहां नहीं मिलता वो सिलेबस में नहीं है जहां नहीं मिलता वो सिलेबस में नहीं है। तो स्लो स्टेप आपको अभी सवाल करवाऊंगा ना, देखना पीवाईक्यू में भी देख लेना। तो आरडीएस या स्लो आपको बता देते हैं, हां बस तुम उसकी रेट निकाल देना कि रेट कैसे निकालते हैं, वो हम अभी आपसे बात करेंगे। चलिए भाई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को सभी लोग नोट कर लीजिए। और अजीत आपका इंडिकेशन चाहिए मुझे, आप लिख लोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लीजिए जरा अरे लिख लो भाई। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अजीत जी, अजीत जी, अजीत जी, डन। अजीत का इंतजार कर रहा हूं मैं, अजीत का इंतजार कर रहा हूं, तभी तो पता चलेगा तुम्हें कि हाँ अजीत रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अजीत, अजीत कहां भाग गया? अजीत है, ए अजीत है। चलो भाई, अजीत ने भी लिख दिया, डन। वाह वाह, क्या बात है तो ये कहानी थी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। अब यहां पर एक चीज और होती है, ध्यान से सुनिएगा। यहां होता है एक एनर्जी, ऊपर लिख देता हूं, यहां होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी होता है यहां पर। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का मतलब रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ती है एनर्जी में क्या क्या चेंज आते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ती है एनर्जी में क्या चेंज आते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी।
क्या करते हैं भैया? स्टडी करते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सर ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है टाइम फॉर रिएक्शन, कि कैसे कैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है उसका समय है ये। इधर क्या लिखा है? इधर हमने लिखा है एनर्जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ का नेचर फिक्स रहता है ना। ग्राफ कुछ ऐसे आता है, आपको ये नहीं पता करना कैसे बना, बस ऐसा होता है ग्राफ। देखो इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ होता है। ध्यान से देखना, ये है ए, ये है बी, ये ए की एनर्जी है, ये बी की एनर्जी है, ये बी की एनर्जी है, ये ए की एनर्जी है। और ए क्या कर रहा है? सुनना ध्यान से। जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। और पुराने बॉन्ड टूटकर जब नए बॉन्ड बनते हैं ना, तो बीच में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें बहुत दर्द होता है। बीच में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें बहुत दर्द होता है। तो पहले क्या होता है? ब्रेकअप, और फिर होता है नया पैचअप। तो पुराने ब्रेकअप और नए पैचअप के बीच में एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट होती है, बीच में एक ऐसी अवस्था होती है कि उसमें पुराना बॉन्ड धीमे धीमे टूट रहा होता है और नया बॉन्ड धीमे धीमे बन रहा होता है। और जब पुराना बॉन्ड धीमे धीमे टूट रहा होता है, नया बन रहा होता है, तो नया क्या होगा? स्ट्रांग बनेगा, तभी तो पुराना टूटेगा, नहीं तो वापस चला जाएगा भाई। तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है? तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, तो नए बॉन्ड का स्ट्रांग बनना भी जरूरी है, और बनकर स्टेबिलिटी भी आनी चाहिए। तो ध्यान से देखो आप, जैसे ए से बी बन रहा है, तो यहां बॉन्ड टूटे होंगे, तो एक ऐसी स्थिति आई होगी, ऐसी अवस्था आई होगी जब सबसे ज्यादा एनर्जी में जीवन चल रहा होगा, मतलब जब एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ये वो ट्रांजिशन फेज है या ट्रांजिशन स्टेट है जब बहुत ज्यादा एनर्जी, मतलब जब तुम उस सिचुएशन में पहुंच चुके होते हो कि यार अब नहीं, अब आर या पार की कहानी है, अब नहीं। तो वो स्टेट है जब बहुत ज्यादा एनर्जी में होते हो कि यार अब नहीं, अब आर पार की कहानी है। तो पुराना बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड जब बनता है, तो बीच में एक ऐसी स्टेट आती है, अब नहीं, है ना? एक कह रहा है मैं फील कर सकता हूं ये देखो देखो, अरे एक कह रहा सिंगल हूं मालिक, रहने दो अरे यार भाई तुमको समझा रहा हूं, देखो मैं टीचर हूं यार, मुझे समझाना है, मुझे आपको ये डायग्राम समझाना है भाई। इससे बेस्ट एग्जांपल इसका आज तक नहीं बना है, आज तक नहीं बना है। तो पुराना बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बनेगा, और वो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ये है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता, मान लो पहले ए और ए का कुछ बॉन्ड था, बी और बी का कुछ बॉन्ड था। जब ये पुराने नहीं टूटेंगे तो नए कैसे बनेंगे? तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जब ए का बॉन्ड टूटता है, बी और बी का बॉन्ड टूटता है, और ए और बी बॉन्ड बना लेते हैं। यानी कि ये एक वो ट्रांजिशन स्टेट है जहां बॉन्ड टूट रहा होगा, बॉन्ड टूट रहा होगा मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड बन रहा होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड टूट रहा होगा बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड बन रहा होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन। और जब आप उस सिचुएशन में आ जाते हो कि नहीं यार अब सहन नहीं हो रहा, अब सहा नहीं जा रहा है, तब आपकी स्थिति हो जाती है कि भाई अब नए बॉन्ड बना ही लेते हैं। तो ए बी ने एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बॉन्ड बनाया। देखो ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट कोई अलग स्टेप नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि सर ये स्टेप 1 स्टेप 2, ये अपने आप में ही एक पूरा स्टेप है। इसको हम होल सोल 1 स्टेप भी बोलेंगे, ये अपने आप में एक स्टेप है। वो तो बीच में ट्रांजिशन का फेज है ना,
बीच में तो ट्रांजिशन का फेज है कि पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बनेंगे, तो बीच में ट्रांजिशन का फेज है, तो ये एक तरीके से वन स्टेप ही है ना। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इस प्रकार होता है। और ऑब्वियसली ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए, तभी रिएक्शन आगे बढ़ रही होगी। ऐसा भी हो सकता है, सुनना ध्यान से, ऐसा भी हो सकता है, यूजुअली तो ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ऐसा होता है। और ऐसा होने का मतलब पता है क्या होता है कि प्रोडक्ट ज्यादा, रिएक्टेंट कम स्टेबल, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हें तो ऐसा लगता है कि नया बॉन्ड बनेगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद तुम्हें एहसास होता है कि पुराना अच्छा था। बात समझना जरा, ऐसा भी तो हो सकता है। ये तो चलो वो वाली बात हुई कि यार ब्रेकअप हुआ तुम्हारा और फिर नया पैचअप हुआ, तुमको लग रहा बहुत अच्छा था, मजा आ रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद तो तुम्हें यह एहसास हुआ कि यार पुराना ठीक था ये नया क्या हो गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना मालिक कि ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा है कि तुमको तो लग रहा था कि हां ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना, नया बॉन्ड जो बना, जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना, उसकी एनर्जी ज्यादा है, पिछले वाली की ठीक थी, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा था, तो वो तो तुम्हें लग रहा था ना। ऐसा भी हो सकता है ना। कह रहे सर याद मत दिलाओ देखो कौन है भाई ये, इसको समझा रहा हूं इतनी देर से, इतनी मेहनत से समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम्हें, कह रहे याद मत दिला, तुमको याद आ रही है। हाँ इधर देखो, तो ऐसा भी कह रहे रुलाओगे क्या, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक, तो ये दो प्रकार के ग्राफ आपके होते हैं, इनकी डिटेल स्टडी हम लास्ट में करेंगे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जब समझ रहे होंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सब एनर्जी भी की बात करेंगे। अभी तो मैंने बस बेसिक आइडिया दिया है कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसा होता है, ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है, ये किसका है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये केस 1 है, ये है केस 1 फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। नोट करिए, फिर मैं चलता हूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर। ऋषभ कह रहे हैं सर कुछ ज्यादा फील होने लगा है हैं? भाई जल्दी फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं चलता हूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे। अच्छा फुल फॉर्म लिखना है इनका, ओ क्या है सर, बीबी और बीएफ क्या है, आइए जरा। बीबी मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, और बीएफ मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, टीएस मतलब ट्रांजिशन स्टेट। लिख लो। तो अब हम आगे चलें और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स जिंदगी, मतलब अब ऐसी ऐसी चीजें होंगी ना जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होंगी। ए और बी क्या है, इसको ऐसा कर लो, अरे ऐसा कर लो, आपको ऐसा लग रहा है ऐसा एक ही ए क्यों ले, A2 लिख लो, A2 से B2 बन रहा है, लो A2 कर दो और यहां B2 कर दो। अब सही है, ताकि ये एग्जांपल फिट हो जाए एकदम। A2 B2 है ना, तो ये रिएक्शन किसकी है, A2 ने B2 के साथ रिएक्शन करी, क्या बन गया 2AB। देखो ठीक है ना, अब सही है। चलो भाई अजीत जल्दी से बताए मेरे को, क्या तुमने लिख लिया है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की भावनाओं को तुम समझना, तुमको लगेगा भाई क्या है ये। चलें आगे, अजीत भाई जल्दी बताओ।
डन 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 डन। अब मैं आपसे बात करूंगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। पक्का लिखा क्या, जल्दी बोलो। डन है, नोटेड। एनर्जी प्रोफाइल का मतलब होता है एनर्जी और टाइम फॉर रिएक्शन के ग्राफ, उसका नाम है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, है ना। चले, हाँ भाई अजीत का आ गया आंसर, वाह वाह बहुत बढ़िया। तो अब हम चलते हैं, ये तो हो गया केस 1 पे। अब चलते हैं हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम केस 2 पे फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप होंगे तो कितने हो सकते हैं? 2 स्टेप भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी स्टेप हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा होंगे, है ना। एक से ज्यादा स्टेप होंगे। एक से ज्यादा स्टेप होंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, इससे कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनी, फिर कुछ बनी, फिर कुछ बनी, ऐसे मैंने अपने मन से ही ले लिया, कितने भी स्टेप हो सकते हैं। अब ये हम बताएंगे कि कितने स्टेप है ना। ये एनर्जी है और ये टाइम फॉर रिएक्शन है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, मैंने ये बोल दिया कि ये है आपका रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, और मैंने ये मान लिया कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, जब यहां पर ब्रेकअप हुआ तो कोई ट्रांजिशन स्टेट आई और नया जो इंटरमीडिएट बना, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, इसको मैं I1 बोल रहा हूं। अगर ये I1 है तो इसको बोलूंगा TS1। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ब्रेकिंग चालू हुई, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना। R से क्या बना? पहले I1 बना। अब I1 कन्वर्ट हुआ किसमें? I2 में। तो ये जो ट्रफ दिख रहा है नीचे, ये इंटरमीडिएट होते हैं। I1 कन्वर्ट हुआ I2 में और फिर I2 से बन रहा है क्या? प्रोडक्ट। I2 से बन रहा है क्या? प्रोडक्ट। और हर एक इंटरमीडिएट बनने के बीच में जो पीक दिख रहा ना, पीक, ये वो अवस्था है जब ट्रांजिशन स्टेट क्या है? बन रही है। तो हर एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के बीच में ट्रांजिशन स्टेट आएगी। सही है। तो ये TS1 है, ये TS2 है, ये TS3 है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये वैसा नहीं है कि पुराना बॉन्ड टूटा और नया बना और रुक गया। वो तो 1 स्टेप में होता है। पुराना टूटा, नया बन गया, खत्म हो गई, 1 स्टेप है। यहां पता क्या हो रहा है? ब्रेकअप हुआ, फिर पैचअप हुआ, फिर ये वाला भी ब्रेकअप हुआ, फिर नया पैचअप हुआ, फिर वो वाला भी ब्रेकअप हुआ, फिर नया पैचअप हुआ। ये सब चल रहा है मामला। मतलब ये तो खतरनाक कहानी चल रही है, ये तो खतरनाक कहानी चल रही है। तो पहले ब्रेकअप हुआ आपका, ट्रांजिशन स्टेट बनी, फिर पैचअप, यहां पहुंचे, फिर अरे यार, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर पैचअप, फिर ब्रेकअप हुआ, ऐसे। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये वो ब्रेकअप और पैचअप वाली स्थिति है आपकी, है ना। ये तो बहुत लंबा चल रहा मामला यार। ऐसे तो कितने भी स्टेप हो सकते हैं ना। तो मोर देन 1, इसलिए तो नाम ही यहीं से रखा, देखो कॉम्प्लेक्स जिंदगी से आया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कितनी कॉम्प्लेक्स जिंदगी है इसकी, है ना, कॉम्प्लेक्स जिंदगी चल रही है इसकी। तो ये होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ऐसे चले और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाए, रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो जाए, वैसा भी हो सकता है। मतलब मैं इसका इस तरीके का ग्राफ भी एक ले सकता हूं कि रिएक्टेंट से TS1, TS2, TS3 और फिर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो, रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो। ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल जब तुम पहुंचे तो तुम्हें लगा यार पहले ही सही थे, फाइनल स्थिति में तुम पहुंचे तो तुम्हें लगा यार पहले वाली स्थिति हमारी सही थी। तो ऐसा भी हो सकता है। और ये पीक डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो, तो एनर्जी धीमे धीमे कम होती जाएगी, धीमे धीमे कम होती जाएगी। पहला वाला जो ब्रेकअप है वो बड़ा खतरनाक होता है। फर्स्ट ब्रेकअप जो है वो बड़ा खतरनाक होता है।
लेकिन तुम सीख चुके होते हो तो सेकंड में कम दर्द होता है, थर्ड में और कम। तो सीख जाते हो तो एनर्जी कम होती जाती है। पहले तुम्हें बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन फिर जब तुम सेकंड पे पहुंचते हो लगता है अरे यार पिछली बार एडजस्ट कर लिया था मैंने, सीख गया हूं मैं, एक्सपीरियंस हुआ मैं, है ना। तो धीमे धीमे एनर्जी कम होती जाती है। तो ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल। और टीएस क्या है यहां पर? ट्रांजिशन स्टेट। नोट कर लो इसको, ट्रांजिशन स्टेट। और आई क्या है? इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये कहानी है। कह रहे हाँ फील आ रही है तो बेटा तुम्हें तो आएगी फील है। चले आगे। कह रहे सर क्या कनेक्शन है, वाह रुलाई दिया आज तो। भाई जो चीज है वो समझो, है ना, वो सब तो एग्जाम्पल के लिए होता है। मेन चीज समझो कि क्या हो रहा है रिएक्शन में। कनेक्टेड वो आम जिंदगी से है। चलो भाई लिख लो तो बता देना। तो ये दो तरीके की रिएक्शन थी, एक था एलिमेंट्री और एक था कॉम्प्लेक्स, जो कि समझना बहुत जरूरी था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बता सकते हो कि इसमें स्लो स्टेप कौन सा है? स्लो स्टेप कौन सा है? आप इसमें बताओ मुझे, स्लो कौन सा है? स्लो स्टेप वो स्टेप होगा जिसमें 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 बहुत हाई ट्रांजिशन स्टेट रही होगी, क्योंकि पहला वाला ब्रेकअप बहुत आराम आराम से होता है। तो फर्स्ट वाले में क्यों एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, आराम आराम से होगा। इधर तक तो तुम सीख चुके हो भाई, एक्सपीरियंस हो गया अब तुम्हें। तो ये जो स्टेट है, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो है आपका स्लो स्टेप, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि आरडीएस। सही बात है, देखो सीख गए आप, वाह 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 क्या बात है। फर्स्ट स्टेप आपका आरडीएस है, सीख गए ना। अच्छा मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे यहीं पे ही, आप मुझे बताओ कितने इंटरमीडिएट हैं और कितनी ट्रांजिशन स्टेट है इसमें? बोलो कितने इंटरमीडिएट और कितनी ट्रांजिशन स्टेट है इस डायग्राम में? मुझे आप बताओ टीएस और आई। बता सकते हो आप आराम से, इतना सब डिटेल में आपने समझ लिया तो आप बता सकते हो। बोलो कितनी ट्रांजिशन स्टेट है और कितने इंटरमीडिएट है? जितने पीक हैं ये सब ट्रांजिशन स्टेट होती हैं, जितने ट्रफ हैं ये सब इंटरमीडिएट हैं। I1, I2, I3, TS1, TS2, TS3 और TS4, 4 और 3। यानी कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हमेशा इंटरमीडिएट +1 ही होंगी, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। देखो आप ग्राफ से ही दिख रहा है हमें, जो हमने ग्राफ्स बनाए उसी से दिख रहा है। इंटरमीडिएट +1 होता है ट्रांजिशन स्टेट। सभी लोगों का आंसर एकदम सही आया होगा, क्या बात है, आज तो एकदम आंसर आ रहे हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया। चलो तो बता देना, आगे बढ़ना हो तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए भाई आगे चलें फिर, नोट कर लिया हो तो आगे चलने बेटा, ए बेटा, ए बेटा आगे चलने बेटा। चलिए आगे चलते हैं, और अब लिखते हैं हम रेट लॉ। ठीक है, अब लिखते हैं हम क्या? रेट लॉ। ध्यान से, अब आप सिंगल स्टेप कॉम्प्लेक्स ये सब समझ चुके हो, अब हमें लिखना है रेट लॉ। आइए जरा क्या होता है इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। रेट लॉ का स्टेटमेंट ये है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, आर आर लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में ना, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the rate of reaction is directly proportional to
द कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम एक्टिव मास भी बोलते हैं। एक्टिव मास एक्चुअल में मास नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन होती है। मतलब रिएक्टेंट की वो कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्शन में पार्ट लेती है। मान लो आपने किसी रिएक्टेंट के 10 मोल डाले या 10 मोलर आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन ली, लेकिन पार्ट 2 ही ले रही है, तो एक्टिव मास उसका 2 हो जाएगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, टू द, थोड़ा आगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration या active masses of the reactants to the sum power, to the sum power, मतलब कुछ पावर होगी, to the sum power which may or may not be equal to respective stoichiometric coefficients। सर ये क्या लिखा, कम से कम 2 बार पढ़ो इसको, कम से कम 2 बार पढ़ो इसको, कम से कम 2 बार पढ़ो। क्या, the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration या active mass of the reactant to the sum power which may or may not be equal to respective stoichiometric coefficient। इसको बोलते हैं रेट लॉ। पढ़ो जरा पूरा। अब इसको पढ़ने के बाद तुम्हें थोड़ी फीलिंग आ रही होगी कि सर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक लॉ पढ़ा था, जीजा और साले वाला लॉ, गुल्डबर्ग एंड वागे। याद करो जरा, गुल्डबर्ग एंड वागे लॉ, ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। और ये लॉ क्या कहता था, ये लॉ ये कहता था कि ये लॉ क्या कहता था, ये लॉ ये कहता था, लॉ ऑफ मास एक्शन इसको बोलते थे, है ना। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, लो लिख लो, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। और ये लॉ ये कहता था कि स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट चाहिए। ध्यान से सुनो क्या डिफरेंस है। अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन बोलूं तो क्या बोलूंगा, लॉ ऑफ मास एक्शन की, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट टू द सम पावर नहीं होगी, अब होगी टू द पावर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। ध्यान से देखना, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं दोनों में, माइन्यूट सा अंतर है, माइन्यूट सा अंतर है। ध्यान से देखो, मैं लिख के बता रहा हूं। मेरे पास एक इक्वेशन लिखी है, मैं उस एक इक्वेशन के लिए दोनों लॉ लिखूंगा। मेरे पास एक इक्वेशन है अल्फा ए प्लस बीटा बी, कंफ्यूज मत होना बेटा, गामा सी प्लस डेल्टा डी। ठीक, एक काम कर देता हूं, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, अल्फा ए प्लस बीटा बी गामा सी प्लस डेल्टा डी, ऐसा होता है ये। और लॉ ऑफ मास एक्शन में होता था अल्फा ए प्लस बीटा बी, और इक्विलिब्रियम में होती थी इक्वेशन गामा सी प्लस डेल्टा डी। ठीक, तो यहां आपको यूनिडायरेक्शन मिलती है, वहां आपको रिवर्सिबल मिलती है, ऐसे ही होता है। मैं अगर रेट लॉ से रेट लिखूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला आपसे, क्या बोला आपसे, क्या बोला आपसे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द सम पावर, टू द सम पावर। तो सम पावर में मैं इसको लिख देता हूं सपोज x और इसको y।
आप m और n भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इसको x और इसको y लिख रहा हूं, टू द सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मतलब x आपका अल्फा हो भी सकता है, y आपका बीटा हो सकता है, और x नहीं भी हो सकता है अल्फा, और y नहीं भी हो सकता है बीटा। ये रेट लॉ कह रहा है कि हमने ये जो कॉफिशिएंट है वो पावर में लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन लॉ मास एक्शन ये कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। ये रेट लॉ, ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। दोनों में डिफरेंस समझना, दोनों में डिफरेंस समझना भाई। इसमें क्या है, ये रेट लॉ है भाई, ये क्या है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो ये क्या है, ये है रेट लॉ, ये रेट लॉ है, और ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में जो पढ़ के आए हो, लॉ ऑफ मास एक्शन है ये। दोनों में अंतर है। रेट लॉ को डिफाइन किया गया है ऐसे, और लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन किया गया है ऐसे। अब सर कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा कि x अल्फा हो और y बीटा हो, और कब ऐसा होगा कि बराबर ना हो? आप ही ने तो बोला है मे और मे नॉट, हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैं। कहां ऐसा हो सकता है? जब सवाल में यह दिया हो कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, या वन स्टेप लिखा हो सवाल में, या सिंगल स्टेप लिखा हो, तब ऐसा होता है। और ये सवाल में लिख देते हैं, ये सवालों में लिखा रहता है, आप सवाल को ध्यान से पढ़ना, लिखा होगा एलिमेंट्री, सिंगल स्टेप, वन स्टेप, जरूर लिखा होगा सवाल में, तभी ऐसा करना है। और अगर नहीं लिखा है तो वो रिएक्शन एलिमेंट्री के अलावा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिल जाएगी। एलिमेंट्री के अलावा यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो अल्फा के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहां होगा? एलिमेंट्री में। कहां नहीं होगा? कॉम्प्लेक्स में। इसलिए तो आपको एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स बताई थी, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन की रेट आप उसी से ही बताते हो, एक ही स्टेप से। लेकिन जब मोर देन वन होता है तो उसमें कोई एक स्लो होता है, फिर तुम्हें पता करना होता है कि कौन सा स्लो है, वो हम बाद में करते हैं। वैसे तो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि ये स्लो होगा, लेकिन अगर ओवरऑल एक फाइनल रिएक्शन लिखिए तो उसमें जो कॉफिशिएंट है वो पावर नहीं होंगे। अब आप बोलोगे सर आपने बोला कि एलिमेंट्री के लिए एक्स को अल्फा और वाई को बीटा लिख लिया, तो क्या हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के उस वाले स्टेप को जो स्लो था उसके लिए तो लिख सकते हैं? जी हां, लिख सकते हो, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन के लिए नहीं लिख सकते। ध्यान से सुनना जरा जो बात बोल रहा हूं, बारीक सी चीज है, एग्जाम्पल से और क्लियर होगी। थ्योरी इसकी थोड़ी ऐसी लगती है कि यार क्या चल रहा है, लेकिन जब सवाल सामने देखोगे तो समझ जाओगे। लेकिन पहले थ्योरी को और क्लियर कर लेते हैं। क्या? पहली बात चलो मैं पीछे ले चलता हूं आपको, फिर आप नोट करना, समझना जरूरी है। ये थी आपकी एलिमेंट्री, यही आपकी एलिमेंट्री थी। तो अगर मुझे इसके लिए रेट लॉ लिखना है तो क्या लिखूंगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। क्यों? यहां कॉफिशिएंट में 1 ले लूंगा, कुछ नहीं लिखा, 1 ले लो, है ना। तो मैंने क्या करा, यहां जो पावर लगानी थी वही मैंने कॉफिशिएंट लगा दिया। ये तो इसकी बात हो गई, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स की देखना। कॉम्प्लेक्स के लिए जैसे ये रिएक्शन है, लेकिन इसकी ओवरऑल रिएक्शन तो ये होगी ना कि ए से बी बनाना है। भाई ए से सी, सी से बी बनने का मतलब क्या है? हमें बनाना तो ए से बी था ना, वो तो ऐसे जा रहा था, लेकिन मेन रिएक्शन ये थी आपकी, मेन रिएक्शन तो ये थी ना। तो आप इसके लिए ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऐसा लिखने लगो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1, इसके लिए नहीं लिख सकते। लेकिन हां, इतने स्टेप के लिए आप लिख सकते हो। देखो ना, इतने स्टेप में तो ये स्लो है ना, तो ये आप एलिमेंट्री हो गया। एलिमेंट्री मतलब एक सिंगल स्टेप तो एलिमेंट्री, स्लो स्टेप एलिमेंट्री होता है। तो इसके लिए तुम लिख सकते हो क्या? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1, लेकिन इस रिएक्शन के लिए, ए से बी के लिए नहीं, है ना। तो ये कहानी है इसकी। तो मैंने क्या बोला, रेट लॉ क्या होता है भाई साहब?
मैंने क्या बोला आपसे, रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ मैंने बोला ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो डिफरेंस बता रहा हूं, है ना। मेन चीज आपको ये लिखनी है। तो आप डेफिनेशन लिखो और ये लिखो, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। और आपको क्या ध्यान रखना है, रेट लॉ में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का तुमने प्रोडक्ट कर दिया। अब पावर क्या लगानी है, अपनी तरफ से कुछ लगा दो एक्स वाई, उसको हम निकाल लेंगे। निकालने के तरीके अभी अपन सीख लेते हैं, पहले आप ये नोट कर लो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना एकदम, जो मैंने यहां पर पावर लगाई एक्स और वाई, एक्स अल्फा और वाई बीटा कब होगा एलिमेंट्री में, कब नहीं होगा कॉम्प्लेक्स में। सर ये एक्स और वाई कैसे पता चलेंगे, एलिमेंट्री दिया है तो पता चली गए, कोएफिशिएंट है, लेकिन यहां एक्स अल्फा के बराबर नहीं है तो क्या है, उसको हम निकालेंगे। एक्स अल्फा के बराबर नहीं है तो क्या है, उसको निकालने के तरीके होते हैं, अभी सिखाते हैं आपको। तो पहले आप ये नोट कर लो, ठीक है, पहले आप ये नोट कर लो, फिर हम बात कर लेते हैं। चमकिस क्या बात है, ठीक, अच्छे सरस छे, क्या बात है अभिषेक, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड। और मैंने डिफरेंस भी बता दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में सीधा पावर लगा देते थे, उसी से फिर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकला करता था, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन में आप इसको ऐसे लिखा करते थे ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है, ये बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है। फॉरवर्ड की तो ये हो गई, बैकवर्ड की क्या आएगी, सी की पावर गामा, क्यों बैकवर्ड में ये रिएक्टेंट है, और डी की पावर डेल्टा, और आर एफ आर बी बराबर कर दो एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम आर एफ और आर बी बराबर, ये लिखना नहीं, बस मैं बता रहा हूं, आपने जो पीछे करके आए हो 11th में ना, आर एफ आर बी बराबर इक्विलिब्रियम पे, और आर एफ आर बी बराबर, तो यहां से बराबर करके के सी निकाल लेते हो, क्या होता है के एफ अपॉन के बी, सी की पावर गामा, दोनों को बराबर कर दो, डी की पावर डेल्टा, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, यही करते थे अपन, ऐसी कैसी निकाल के आए हो, है ना। चलो भाई लिख लो तो बता देना। स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट बेटा ये होते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये होते हैं स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट बेटा। लिख लो तो बता देना भाई अजीते, मेरे चीते अजीते, जल्दी बता बेटा। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है यार, कह रहे 11th बर्बाद, अरे तो 11th बर्बाद है तो कम से कम केसी तो पता होगा ना। बर्बाद तो इसलिए कि सवाल नहीं बन रहे, लेकिन ये थोड़ी कि भाई केसी क्या होता है। इतना भी बर्बाद मत करो भाई, नहीं तो खुद बर्बाद हो जाओगे। चलें आगे, हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, तो उसमें जो एक्स और वाई थे उसी को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। तो मैं फिर से वो एक्सप्रेशन पीछे से उठा के ला रहा हूं, क्या था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स और बी की पावर क्या था, वाई था, और प्रोपोर्शनलिटी हटा दूंगा तो यहां मैं लाऊंगा के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। और यहां पर ये जो एक्स और वाई है ना, एक्स को बोलते हैं ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, या तुम उसको पावर बोल सकते हो, पावर विद रेस्पेक्ट टू ए। और वाई क्या है, ऑर्डर या पावर विद रेस्पेक्ट टू बी। देखो एक्स ए की पावर है और वाई बी की पावर है, जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं। अब ऑर्डर नाम रखा है वैज्ञानिक लोगों ने, पावर बोलना चाहिए था वैसे तो, पावर ऑफ द रिएक्शन, लेकिन अब वहां डिफाइन कर दिया, ऑर्डर बोल दिया, तो हम भी ऑर्डर बोलेंगे। वैसे ऑर्डर एक्चुअल में पावर होना चाहिए था, ईमानदारी से देखें तो, है ना। तो ऑर्डर या पावर विद रिस्पेक्ट टू ए, और दूसरा है ऑर्डर या पावर विद रिस्पेक्ट टू बी। सर ये नया के क्या आ गया यहां पर, के जो होता है, के जो होता है वो होता है रेट कांस्टेंट। क्या होता है, रेट कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट,
सर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का मतलब क्या है? जब कॉन्सेंट्रेशन 1 1 हो जाए तो आर के बराबर हो जाएगा। तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिटी। जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाए तो उस टाइम पर आर किसके बराबर हो जाएगा? के। तो इसलिए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट बोलते हैं। सर एक्स आपने ऑर्डर बोला, वाई ऑर्डर बोला, ये तो ए और बी के रेस्पेक्ट में बोला। अगर आपसे पूछे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर या पावर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होगी वो होगी एन, बोल रहा हूं मैं उसको एक्स प्लस वाई, मैं उसको एन बोल रहा हूं। तो एक्स प्लस वाई को हम क्या बोलेंगे? ओवरऑल ऑर्डर या पावर ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर या पावर ऑफ द रिएक्शन उसका नाम है। तो हमने क्या करा? प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट आर तो जानती हो, आर तो रेट है ना। अब आर को क्या लिखना? आर रेट है ना, आर रेट ऑफ रिएक्शन है। के क्या है? रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। कैसे डिफाइन होता है? जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाती है रिएक्टेंट की, उस टाइम पे आर के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी इसका नाम है। एक्स क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। वाई क्या है? ऑर्डर या पावर विद रिस्पेक्ट टू बी। और दोनों को सम कर दो तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, दोनों को सम कर दो तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बेटा ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट आया के को बोलते रेट कांस्टेंट, है ना। रेट कांस्टेंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। रेट कांस्टेंट के वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर वगैरह पे, उसको हम आगे बात करेंगे आरएनएस इक्वेशन में। चलिए बताइए, इसको नोट कर लो तो आगे बढ़ेंगे फिर अपन। इसको नोट कर लो तो आगे बढ़ लेंगे, इसको नोट कर लो तो आगे बढ़ लेंगे। सवाल करेंगे, डोंट वरी डोंट वरी। पहले थोड़ी थ्योरी समझ लो। देखो थ्योरी अगर आपको क्लियर है ना, सवाल बनाना बहुत आसान होता है। केमिकल काइनेटिक्स के देख के आंसर आते हैं, देख के ही आंसर आते हैं। पहले थ्योरी क्लियर समझ लो, एकदम डेप्थ में समझा रहा हूं सारी चीजें, कौन सी चीज क्या होती है। डन है? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर के बारे में लिख लेते हैं कुछ बातें। ऑर्डर के कुछ ओपी पॉइंट्स। ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर निकालने का एक्सपेरिमेंटल तरीका होता है। क्या होता है? टेबल के फॉर्म में आपको कुछ डेटा दिया जाता है, उससे तुम ऑर्डर निकाल लेते हो, है ना, एक्सपेरिमेंट करके। तो अभी हम करेंगे ऑर्डर निकालेंगे। पहले पॉइंट लिख दूं, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। कैसे निकालना है? कोई रिएक्शन लैब में हो रही होगी, कॉन्सेंट्रेशन वेरी करके चेक कर लेंगे कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में वेरी हो रही है, तो रेट निकाल लेंगे, उससे हमें ऑर्डर पता चल जाएगा। तरीका है उसका भी, अभी हम सॉल्व करेंगे सवाल। तो ऑर्डर क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। सेकंड, ऑर्डर कैन बी। ऑर्डर क्या है बताओ? ऑर्डर पावर है ना। अरे मालिक, ऑर्डर पावर है ना। पावर क्या हो सकती है? पावर क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है पावर, नेगेटिव भी हो सकती है, और फ्रैक्शनल भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। तो ऑर्डर या पावर कुछ भी हो सकती है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, वही एक्स अल्फा और वाई बीटा हो जाएगा। एक्स अल्फा और वाई बीटा हो जाएगा एलिमेंट्री के लिए। तो ऑर्डर इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। ये किसके लिए? एलिमेंट्री के लिए। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट ऑर्डर with the help of reactions, with the help of various reactions। क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा स्टेप में होगी, तो उसका भी तरीका होता है कि कॉम्प्लेक्स के लिए आप ऑर्डर निकाल सकते हो, कॉम्प्लेक्स के लिए भी आप रिएक्शन की हेल्प से निकाल सकते हो। वो आपको सवाल करके बताऊंगा तभी समझ में आएगा। क्लियर है? तो ये ऑर्डर के बारे में कुछ बात थी। अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूं यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगी। यूनिट ऑफ के
रेट की यूनिट तो तुमने लिख रखी थी पहले, के की यूनिट निकाल लेते हैं। आर क्या था तुम्हारा? के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। तो आर की यूनिट क्या थी? मोलर टाइम इनवर्स, यही थी। मैं मोलर के फॉर्म में लिख रहा हूं, आप मोल और प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मोलर के फॉर्म में लिख रहा हूं, मोलर टाइम इनवर्स इज इक्वल टू यूनिट ऑफ के। ए की यूनिट क्या है? मोलर, इसकी पावर एक्स। बी की यूनिट क्या है? मोलर, इसकी पावर वाई। बेस अगर सेम तो पावर जुड़ जाती है, बचपन में पढ़ा था। तो यह आ जाएगा यूनिट ऑफ के। मोलर की पावर क्या आ जाएगी? एक्स प्लस वाई, सही है। और यूनिट ऑफ के, एक्स प्लस वाई को क्या लिख दूं मैं? एन लिख दूं। मैंने एन माना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और मैं इसको यहां डिवाइड कर दूं, यहां ये चला आ रहा है ना मोलर टाइम इनवर्स। तो यूनिट ऑफ के पता है क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ के आ जाएगी आपकी मोलर टाइम इनवर्स डिवाइडेड बाय मोलर की पावर एन। ये नीचे ले आया मैं। तो आपका फाइनल यूनिट बनी यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के क्या आ गया? मोलर की पावर 1 माइनस एन और टाइम इनवर्स। यानी कि आप के की यूनिट से, आप के की यूनिट से ऑर्डर बता सकते हो किसी रिएक्शन का। और एन क्या है यहां पर? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आप क्या करो, कोई आपको वैल्यू दे रखी है, मान लो आपको दे रखा है कि के तुम्हारा है किसी रिएक्शन का 2 इंटू 10 की पावर -3 और सेकेंड इनवर्स। बताओ ऑर्डर क्या है? तो यहां पर एन की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो ये टर्म छुप जाएगा, यानी कि टाइम इनवर्स, यानी कि सेकेंड इनवर्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे तुम बता सकते हो, है ना। तो के की यूनिट से तुम बता सकते हो कि क्या ऑर्डर है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर पे डिपेंड करेगी क्या? यूनिट ऑफ के तो करता है, देखो आपके सामने लिखा है यूनिट ऑफ के ऑर्डर पर डिपेंड करता है, लेकिन यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। ये हमेशा मोलर टाइम इनवर्स होगा। अगर मैं मोलर के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो ये फिक्स है, चाहे किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, चाहे किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, रेट ऑफ यूनिट ऑफ आर फिक्स रहेगा, लेकिन के की यूनिट बदलती रहेगी। अगर आपको सवाल में के की यूनिट दे रखी है तो आप यहां से एन पता कर सकते हो क्या है ना। तो ये कुछ बातें हैं, चलिए जरा नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं ताकि आप ये समझ जाओ कि जो तुमने पढ़ा उसको कैसे अप्लाई करोगे। सवाल करना बहुत आसान है, मैं पहले ही बता रहा हूं। अगर आप ये सारी चीजें समझ गए हो और आपको ये लग रहा है कि सर सवाल करा दो, तो सवाल तो समझ लो बन गए, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है, ए कह रहा है कि सर ए और बी सेम क्यों? बेटा यूनिट तो सेम होंगी, पागल। अगर ए दिया है 4 मोलर, बी दिया है 2 मोलर, तो मोलर मोलर तो सेम है ना। कह रहे हैं ए और बी बराबर कैसे आ गया? भाई यूनिट बराबर की है मैंने। भाई राम, लक्ष्य नीट 2024 का बैच है कि 25 का है ये? चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। फिर मैं आपको सवाल बताता हूं, फिर मैं आपको सवाल बताता हूं। अरे मैंने यूनिटी तो निकाली है। ए मोलर है, बी मोलर है, क्यों? ए दिया होगा ना 2 मोलर, 4 मोलर, 10 मोलर, बी भी दिया होगा ऐसी कुछ मोलर में, तो मोलर ही तो रखा। बेस सेम तो पावर ऐड कर दी, और पावर ऐड कर दी तो एक्स प्लस वाई को एन लिख दिया, इसको नीचे ले आए, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलें आगे। चला जाए, मैंने यूनिट निकाली बस, ये कोई केमिस्ट्री वाली बात नहीं है, ऐसी कोई केमिस्ट्री वाली बात इसमें है नहीं। अगर मैंने ये लिखा है, बस केमिस्ट्री यहां लगी थी, इसके बाद तो लगता है बेसिक दिमाग जो तुम पास करके आए हो ना। अगर 8वीं 7वीं 9वीं 10वीं पास करके आए हो तो ये बेसिक दिमाग है। पावर सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। एक्स प्लस वाई को हमने एन लिखा है, इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो, है ना। ये तो बड़ा सिंपल सा है यार, इसमें क्यों इतना घबरा रहे हो? हम्म, चलिए भाई,
सवाल करेंगे। क्या कहना है भैया? इफ द रेट एक्सप्रेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय ए की पावर m और b की पावर n है। देखो रेट को मैं लिख रहा हूं r के a की पावर m और b की पावर n है। चार ऑप्शन में से चुनना है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मैं अपना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या मानता था? n मानता था। इन्होंने सवाल में नहीं माना, कोई बात नहीं। हम तो क्या करेंगे, हमें तो ये पता है ना कि m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, m प्लस n हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? m प्लस n। थर्ड आंसर आ जाएगा। आप सिंपल है एकदम। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई, अगला सवाल आपके सामने लिखा है, देखिए जरा। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन डीसी बाई डी टी, ये दे रखा है। आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि यहां ये नहीं होता, यहां तो आर होता है। अरे तो भैया रेट दो टाइप से लिख सकते हो। पहले जो हम पीछे लास्ट क्लास में लिख के आए वैसे भी लिख सकते हो रेट, वो भी तो रेट है और ये भी रेट है, यानी कि रेट तो रेट बराबर है। हाँ, तो तुम यहां पे डीसी बाई डी टी लिखो या आर लिखो, है तो रेट ही है ना। क्या बोला है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोला है। बताओ ई की पावर क्या है? 3/2। डी की पावर क्या है? 3/2। बेस अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेंगे। 3/2 3/2 कितना होता है? 2। 3 प्लस 3 और 3 प्लस 3 6/2 इज इक्वल टू 3। देख रहे हो, इतनी सिंपल कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन भी मैं आपको बता रहा हूं एलसीएम लेके। वरना 1.5 प्लस 1.5 3 होता है अब, लेकिन तुम्हें कैसे बताएं, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये पता है तुम्हें, 1.5 प्लस 1.5 3 होता है। अगला सवाल। हाँ, अगला क्वेश्चन देखना। चलिए देखिए जरा। फॉर अ रिएक्शन 2a प्लस बी, इससे क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस द रेट बाय अ फैक्टर ऑफ 8 एंड डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अलोन डबल्स द रेट। शब्दों को ध्यान से पढ़ना। क्या? पहले मैं एक काम करता हूं, इसका रेट एक्सप्रेशन लिख लूं। क्या सवाल में यहां कहीं लिखा है एलिमेंट्री या कुछ? नहीं लिखा ना। क्या लिखा है? फॉर अ रिएक्शन, कुछ नहीं बोला, मतलब एलिमेंट्री नहीं इसलिए तो नहीं बोला। तो R इज इक्वल टू के ए की पावर, बेटा 2 मत लगा देना नहीं तो फिर निकालोगे क्या कद्दू। ए की पावर x और b की पावर y। अब आपको x और y ही निकालना है। ऐसा मत बोल देना कि सर 2 आंसर है, सॉल्व करके निकालेंगे। आ सकता है 2, आ सकता है 2, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां ये नहीं लिखा उन्होंने कि एलिमेंट्री है कि नहीं, तो ये गलती मत करना कि a की पावर 2 b की पावर 1 आप सेकंड आंसर बोल दो। देख के आंसर नहीं लेगा ना, सॉल्व कर लो। ये काय के लिए रामायण दी इतना सब क्यों लिखा है भाई? इतना सब क्यों लिखा है? ऐसे दिया होता तो सीधे आंसर लगा देते। तो डायरेक्ट नहीं लगाना आपको, आपको सॉल्व करना है। हो सकता है आंसर आ जाए लेकिन सॉल्व करके। R इज इक्वल टू के ए की पावर x बी की पावर y। अब ये क्या कह रहे हैं? डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। आपने इसको डबल किया और इसको डबल किया, इसको डबल किया और इसको डबल किया। इंक्रीजेस द रेट बाय द फैक्टर ऑफ 8, तो 8 से बढ़ गया। ठीक, तो यहां से आपका कुछ आ जाएगा। क्या? डबल कर दिया ना, तो 2 की पावर x प्लस वाई आ गया और 2 की पावर 3 लिख दूं, यानी कि यहां से आ गया x प्लस वाई आपका 3। सही है, ऐसे लिख सकते हो आप डायरेक्ट। और क्या कह रहे हैं? डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अलोन। ए को चेंज नहीं करना, सिर्फ बी को चेंज करना है। डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अलोन, डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अलोन। और क्या कह रहे हैं? रेट कितनी चेंज हो रही है? डबल हो जा रही है, डबल हो जा रही है। तो 2 की पावर 1, y यहां से कितना आ गया? 1। y अगर 1 आ गया यहां से, तो यहां से x कितना आ जाएगा? y को 1 पुट कर दिया तो यहां से x आ जाएगा 2। तो x 2 आ गया, y 1 आ गया। x आपका 2 आ गया और y आपका 1 आ गया, यानी कि सेकंड आंसर आ गया, लेकिन सॉल्व करके। इसका मतलब जो ये रिएक्शन दे रखी है ये एलिमेंट्री है, लेकिन हमें स्टार्टिंग में नहीं पता था। ये स्टार्टिंग में नहीं पता था।
हमें स्टार्टिंग में नहीं पता था, इसलिए आपको शुरू में नहीं लगाना था आंसर, सॉल्व करना था फिर पता लगाना था, क्योंकि यहां पर मेंशन नहीं था। लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि आंसर सेकंड आ रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट्री ही रिएक्शन है। ठीक है, फिर सुन लो सवाल क्या कह रहे हैं। आपने बोला कि डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, तो ए को डबल किया, ए को डबल कर दिया तो 2 लिख दो, इसको डबल कर दिया 2 लिख दो, डायरेक्ट तरीका ये है ना। तो अब सॉल्व कर लो, 2 की पावर x प्लस वाई, 2 की पावर 3, तो x प्लस वाई 3 आ गया। और यहां क्या कह रहे हैं कि बी अलोन, यानी कि सिर्फ बी को डबल करो, ए को मत डबल करो, सिर्फ बी को डबल करो, है ना, सिर्फ बी को डबल करो, तो 2 की पावर y, और यहां डबल हो रही है तो y1 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अरे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती, कैसी बातें कर रहे हो यार, हट, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। अगला सवाल इसी ट्रेंड पर, बताना जरा, डायरेक्ट आंसर मत बोलना, सॉल्व करना पहले। क्या a प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, इट वॉज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम। एक काम करो, पहले इसका वो लिख लो, रेट आर, आर क्या लिखोगे, के ए की पावर x और b की पावर y। अपने मन से 1 1 नहीं लिखना, x और y लिखना है ना, अपने मन से 1 1 नहीं लिखना है। आइए जरा, क्या कह रहे हैं, इट वॉज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स, रेट कितनी हो गई, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो गई, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, ए को डबल कर दिया, बट द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन अनअफेक्टेड, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन अनअफेक्टेड मतलब 1 इज इक्वल टू इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को डबल कर दिया, हैंस द रेट लॉ। बता दो आंसर, देखो ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, रेट को 4 टाइम्स कर दिया, तो यहां 4 लिख दो, रेट अगर उतनी ही है तो उतना ही लिख दो, मतलब 1 लिख दो। क्यों, क्योंकि रेट को अगर वही रखोगे तो आर बाई आर 1 बन जाएगा। मैं ये लिख रहा हूं, ये डायरेक्ट ही तो लिख रहा हूं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, अगर आपसे बोला अनअफेक्टेड तो यानी कि 1 लिख दो, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करोगे तो कट जाएगा वो, है ना। तो अब यहां से बताओ x कितना आ रहा है, ये 2 की पावर 2 लिख दूं इसको, ये 2 की पावर x, तो x कितना आ गया 2, और यहां से मैं 1 को लिख दूं 2 की पावर 0, 1 को मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूं ना, किसी की पावर 0 1 होता है, तो y 0 आ गया, तो x2 और y 0, यानी कि ये आएगा आंसर, यानी कि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, एलिमेंट्री नहीं है। समझ गए बात को। फिर सुन लो मेरी बात, फिर सुन लो मेरी बात, अगर रेट 4 टाइम्स है तो 4 लिख दिया, और अनअफेक्टेड है तो 1 लिख दो। क्यों, अगर अनअफेक्टेड है तो मैं आपको एक्चुअल में ये डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूं निकालने का, एक्चुअली हम इक्वेशन बना के डिवाइड करेंगे ना, कैसे, देखो जरा, r इज इक्वल टू के ए की पावर x b की पावर y। अब उनका कहना है कि आपने a को डबल किया, ठीक, आपने क्या किया, रेट 4 टाइम्स हो गई, तो आप ऐसे करोगे 4r इज इक्वल टू के इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, तो a को डबल किया तो ये ऐसा दिखेगा आपको, डबल कर दिया 2a कर दिया, ठीक, और b को चेंज नहीं किया, तो जब इनको डिवाइड करोगे तो ये आपका 2/1 कर दो तो 4, और ये 2 की पावर x आ जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। तो मैंने वो डायरेक्ट लिखना सिखा दिया तुम्हें, है ना। और यहां लोगों ने गलती करी है, y को 1 लिख दिया, पागल, y1 कैसे आ जाएगा, y1 कैसे आ जाएगा, पागल हो गए, 1 क्या 2 की पावर 0 बना लो ना, 1 को, कह रहे 2 की पावर 0 क्यों किया, बेटा y को कंपेयर भी तो कराना है, बेस सेम है तो पावर बराबर, ये सेम बराबर हो जाएगी, तो y 0 हो जाएगा, सिंपल मैथ से। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने डबल किया तो 2a क्यों नहीं लिखा, बेटा लिखा था वो, लेकिन मैं आपको सीधे डायरेक्ट करना बता रहा हूं। देखो आप लिखोगे ऐसे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, फिर बोलोगे 2 डिवाइडेड बाय 1, इतनी सारी मजदूरी करोगे, फिर आप लिखोगे 2/1, फिर लिखोगे 4r बाई आर, आर से आर उड़ाओगे, सीधे लिख दो ना ये, तो यहां से x2 आ जाएगा ऐसे। और आगे क्या कह रहे हैं, रिमेन अनअफेक्टेड, तो एक इक्वेशन और बनेगी आपकी, रिमेन अनअफेक्टेड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड करना है, तो 2 भी हो जाएगा,
2 भी हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानोगे। अब आप बोलोगे 3y1, ऐसे कर रहे हो आप, है ना। तो r से r कट गया इसलिए 1 आया, और ये भी कट गया, और ये 2 की पावर y आ गया, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो y कितना आ गया यहां से 0 भाई 1। ये इसको ऐसे लिखोगे ना आप, 1 को आप लिखोगे 2 की पावर 0, तो y कितना आ गया 0, ऐसे। तो एक्चुअल में वो इक्वेशन बना के डिवाइड करा आपने, तो बिना डिवाइड करे खेलो ना, क्या दिक्कत है ना। क्लियर है बेटे। चलो भाई अगला सवाल करें, आओ जरा ये कर लेते हैं, आओ जरा ये कर लेते हैं। अब देखना जरा, मैं आपको बता रहा था एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालते हैं। देखो गौर से आप सवाल देख लो, और मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट सवाल करने का तरीका, फटाफट से क्विक। कह रहे हैं बोर्ड का भी बता दो, बता दिया ना, इक्वेशन बना के डिवाइड करना है बोर्ड के लिए। क्या करना है तुमको, ध्यान से सुनो। ये वो तरीका है जब लैब में गए, एक्सपेरिमेंट किया, कॉन्सेंट्रेशन वेरी करा करा के रेट निकाल ली कि अच्छा ऐसे कॉन्सेंट्रेशन वेरी करने पे रेट ऐसी आ रही, तो अब आपको ऑर्डर निकालना है। पहली बात तो ये कि आप डायरेक्ट आंसर 2 2 नहीं बोलेंगे। आप ये नहीं बोलना कि सर इसका भी 2 और इसका भी 2, तो ऑर्डर 4 हो गया, तो ये दिया क्यों है फिर, है ना। तो ये डायरेक्ट नहीं बोलना। कैसे करना, ध्यान से देखो। मैं इस इक्वेशन के लिए रेट का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, क्या, के एनओ की पावर 2 मत लगाना, ना ना ना, H2 की पावर y। अब मुझे x और y निकालना है ना, अब मुझे x और y निकालना है। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना जरा। यहां NO की कॉन्सेंट्रेशन कितनी टाइम्स हो गई है, 5 इंटू 10 की पावर -3 और 15 इंटू 10 की पावर -3। क्या ये 3 टाइम्स हुई है, तो NO की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हुई है। H2 की बताओ, H2 में नो चेंज, H2 में नो चेंज। रेट बताओ, क्या ये 3 टाइम्स हुई है भाई, 3 इंटू 10 की पावर -5 से 9 इंटू 10 की, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। तो ये तो वैसा ही सवाल बन गया जो पीछे किया है कि NO की कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना करने पर रेट 3 गुना हो गई, रेट 3 गुना हो गई जब NO की कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना कर दिया, यानी कि x क्या आ गया आपका 1। सिंपल एकदम। आगे चलो, y भी तो निकालना है, y निकालना है। तो अब आप ध्यान से देखो, अब आप पता क्या करो, आप सेकंड और थर्ड लो। क्यों, क्योंकि यहां पर ये वेरी नहीं कर रहा, देखो ये वेरी नहीं कर रहा, तो इससे सिर्फ y आ जाएगा, x नहीं आएगा। थोड़ा दिमाग लगा लो, है ना। क्या मैंने पहले वाले में इक्वेशन 1 और 2 क्यों ली, क्योंकि ये वेरी नहीं कर रहा था, तो मेरा डायरेक्ट x आ जाएगा। अगले वाले में इसको वेरी मत कराओ, ये ले लो। 2.5 से 10 जाने पर, 2.5 से 10 जाने पर 2.5 का डबल 5 और फिर 7.5 और फिर 10, यानी कि 4 गुना है ये। 2.5 इंटू 4 10 होता है, इतना तो सिंपल मैथ्स है ना। तो 2.5 से 10 जाने पर 4 गुना हो रहा है, और यहां देखो ये 3.6 इंटू 10 की पावर -4 है। मैं इसको काट के ये भी तो लिख सकता हूं, 3.6 को पॉइंट हटा के 36 इंटू 10 की पावर -5। बात तो सही है। तो अब देखो 9 से 36 पर जाने पे अगेन 4 टाइम्स, यानी कि H2 को 4 गुना करने पर, H2 को 4 गुना करने पर रेट 4 गुना हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है। तो H2 को 4 गुना मतलब 4 की पावर y, तो y यहां से क्या आ गया 1। तो x भी आपका 1 आ गया, y भी आपका 1 आ गया, यानी कि रेट एक्सप्रेशन क्या बना आपका, R इज इक्वल टू के NO की पावर 1 और H2 की पावर 1, जो कि तुमको पहले 2 2 दिख रही थी सवाल से, लेकिन ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, है ना। क्लियर है, ठीक। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब तुम्हारा x1 आ गया, y1 आ गया, तो ओवरऑल n कितना आ जाएगा 2, 1 + 1। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। फाइंड द रेट कांस्टेंट। अब तुम्हें रेट कांस्टेंट k निकालना है। कोई भी एक इक्वेशन ले लो, कोई भी एक, मान लो मैं इक्वेशन ले लेता हूं, है ना, फ्रॉम फर्स्ट
फ्रॉम फर्स्ट से रेट पुट कर दो यहां पे 3 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू के निकालना है। एनओ पुट कर दो कितना 5 इंटू 10 की पावर -3 ठीक और इसकी पावर 1 और H2 की पावर भी 1 है यानी कि 2.5 इंटू 10 की पावर -5 और इसकी पावर भी 1 है। यहां से के निकाल लो है ना, यहां से के निकाल लो आप कितना आएगा बताओ जरा कितना आएगा मेरे को। 10 की पावर -5 से -5 तो उड़ा देता हूं ठीक और के आ जाएगा यहां पर 5 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा 12.5 तो यह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -3। यूनिट बताओ इसकी क्या आएगी, यूनिट ऐसे निकालो मोलर की पावर 1 माइनस एन, एन कितना है 2 और टाइम देख लो क्या दिया है यहां देख लो सेकंड दिया है तो सेकंड इनवर्स तो मतलब मोलर की पावर -1 सेकंड इनवर्स ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसका यूनिट है ना ठीक है। अच्छा ये -3 है तो उधर जाएगा, ये डिवाइड कर रहे हो ना आप +3 हो जाएगा सॉरी 10 की पावर +3 हो जाएगा ये हाँ भाई 5 इंटू 2.5 इधर जाएगा डिवाइड होके 12.5 3 और ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा ठीक है। तो फर्स्ट आ गया सेकंड आ गया, अब पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल रेट इफ NO और H2 इतना है तो यही लगा दो आप क्योंकि आप K निकाल चुके हो। तो अब आप क्या करोगे R इज इक्वल टू लगाओगे K NO की पावर 1 और H2 की पावर 1 तो R इज इक्वल टू K निकाल चुके हो K तो फिक्स हो जाएगा तो 3000 डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू NO और ये कितना लेना 8 इंटू 10 की पावर -3 ये आपका रेट आ गया। रेट की यूनिट क्या होगी हमेशा से फिक्स होती है मोलर सेकंड इनवर्स। तो ये एक सवाल है जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन से निकाल सकते हो ठीक है क्लियर है एकदम। और ऐसे सवाल आपको दिखते रहेंगे, ये फिक्स तरीका ध्यान रखना ये फिक्स तरीका है सवालों को आपको ऐसे ही करना है, ये फिक्स तरीका है ऐसे ही करना है ठीक है क्लियर है। क्लियर है क्लियर है। अच्छा 10 की पावर ओ भाई 10 की पावर -3 है वहां पे -5 क्यों लिख दिया ओए होए। अच्छा इसलिए तुम लोग कह रहे हो काटा क्यों आपने 2.5 इंटू 10 की पावर -5 किसने लिखा है भाई की ने लिख दिया 2.5 इंटू 10 की पावर -3 है। हाँ यार कौन था वो जिसने ये लिखा 2.5 इंटू 10 की पावर -3 है ये 3 इंटू 10 की पावर ओ अच्छा इधर -5 था यार हाँ तो ये बन जाएगा आपका 3 बाय 12.5 तो सही है 10 की पावर -6 इधर है और 10 की पावर -5 इधर है 10 है 30 बाय 12.5 आएगा 30 बाय 12.5 चेक कर लो जरा 30 बाय 12.5 बताओ जरा के तुम्हारा आएगा 30 डिवाइडेड बाय 12.5। एक बार जरा चेक करके बताओ सभी लोग क्या अब सही है चेक करो जरा क्या अब सही है। अच्छा मैंने लिखा था क्या आई एम सो सॉरी कह रहे आपके हाथ से गलती से लिख गया था चेक करो क्या अब सही है क्या अब सही है जल्दी से बताएं 10 की बार -3 है यहां पर तो -3 -6 हो जाएगा नीचे जाएगा 10 के और माइनस ऊपर जाएगा +6 6 में से 5 गया 1 30 आ जाएगा है ना और 5 इंटू 12.5 5 इंटू 2.5 12.5 होता है। चेक कर लो जरा एकदम सही है। तो आपको क्या करना है कोई एक रिएक्शन कोई दो इक्वेशन को ऐसा लेना है 2 इक्वेशन यानी कि 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे लेने हैं। ये 3 एक्सपेरिमेंट आपको कराए गए हैं। उन्होंने ये बोला है कि NO इतना H2 इतना तो रेट इतनी है फिर NO ये कर दिया H2 ये कर दिया तो रेट ये आई
तो हम ये एक्सपेरिमेंट्स का एनालिसिस करके आपको ऑर्डर निकालने के लिए देते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक बार ऐसा चुना कि H2 बराबर हो और एक बार ऐसा चुना कि NO बराबर हो। H2 बराबर है तो NO वेरी कर रहा होगा और NO बराबर है तो H2 वेरी कर रहा होगा। इस टाइप से आपको चुनना है ना? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? और ये पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल रेट। ये पता ये क्या होता है? ये इनिशियल रेट बोलते हैं इनको, कि जब NO इतना है H2 इतना डाला तो रेट क्या आई, NO इतना डाला H2 इतना डाला तो रेट क्या आई। ये सब इनिशियल रेट वाली है। कि इनिशियल रेट पता क्यों बोले? आपको ये हर एक एक्सपेरिमेंट इंडिविजुअली करने हैं, मतलब हर बार इनिशिएट करना है, इसलिए इनिशियल बोला है। जैसे NO इतना रखा H2 इतना रखा, रेट क्या आई, हटाओ, अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब ये रखते हैं ऐसे, इसलिए उसको इनिशियल रेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल करके बताएंगे। अगला सवाल करके बताएंगे, बहुत आसान है, अभी जैसा किया था। फटाफट से इसके लिए क्या लिख लो, बोलो। रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अब मुझे सॉल्व करके बताओ फटाफट से। अभी मैंने सिखाया आपको, अभी सिखाया मैंने, जल्दी से फटाफट से बताओ। अभी सिखाया मैंने, जल्दी से बताओ, बताओ जरा, जल्दी से डिवाइड करो, जल्दी से डिवाइड करो। एक सवाल और कर लो इसका, जल्दी से डिवाइड करो, तुरंत से पहले आना चाहिए आंसर। 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए आपका। अच्छा यहां ए है, यहां B2 है, सॉरी B2, यहां ए है, यहां B2। हाँ फटाफट से आंसर निकालिए, सबका आंसर आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। दो इक्वेशन ऐसी लो कि जिसमें एक्स ना रहे और वाई ना रहे, एक एक बार में एक एक, है ना? जल्दी से आंसर करें यार। डन, फर्स्ट आ रहा है, देखो जरा। मुझे ए नॉट बी नॉट इनिशियल दे रखा है ना, इनिशियल रेट दे रखा होता तो कॉन्सेंट्रेशन भी इनिशियल होती। देखो क्या ये सेम है? जी हां, 0.5 से 1 जाने पर ये डबल हुआ और 1.6 इंटू 10 की पावर -4 भी डबल हुआ 3.2 में। यानी कि ए में कोई चेंज नहीं, बी डबल हो रहा है, सॉरी B2 डबल हो रहा है। यहां पे एक्चुअली B2 होना चाहिए ना, B2 नॉट है ना, तो B2 डबल हो रहा है, तो रेट भी क्या हो रही है? डबल, यानी कि Y1 आ गया। ठीक है भाई, अगला बताओ, अगला देखो, अगला देखो। अब ये सेम कर दो, यहां वेरी करा लो, ये डबल हो रहा है तो ये सेम है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तभी वही आएगा। यानी कि 1 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या आएगा? x, और 1 को लिख लो 2 की पावर 0, तो 2 की पावर x, तो x क्या आ गया यहां से? 0, x 0 आ गया, y1 आ गया, x 0 और y1, तो r इज इक्वल टू k B2 की पावर 1। क्यों? x को 0 रखोगे तो a की पावर 0 तो 1 हो जाना है ना? तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट। चेक कर लो जरा एक बार, चेक कर लो, क्या यही आंसर आया? आसान है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। देखो ना, जब मैंने इसको डबल किया तो ये डबल हो गया, इसको डबल किया तो ये एक ही, मतलब सेम ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो डबल, ये भी डबल, इसकी पावर y, ये 1, 2 की पावर x। चलो अब आपके सामने होमवर्क है, ये वाला सवाल आप करके आओगे, ठीक है?
तो ये होमवर्क हो गया आपका, ठीक। ये होमवर्क हो गया आपका, ठीक है। ये होमवर्क हो गया आपका, ठीक है। जैसे अभी सिखाया वैसे कर लेना, आ जाएगा। और ये होमवर्क है आपका। और होमवर्क में और भी होमवर्क है, मॉड्यूल से टॉपिक वाइज एक्सरसाइज का ये सब है ना, देख लेना एक बार। एक्सरसाइज 4 में सही है और 1 में से। एक्सरसाइज 4 क्या, PYQ है ये, है ना। PYQ से तो आपके साथ साथ PYQ भी हो जाएगा, ठीक है। और एक DPP में सवाल था, पहले आपके डाउट्स देख लेता हूं कुछ। ईवा ने पूछा है सर यहां पर स्लो और फास्ट स्टेप क्या है। बेटा किसी भी रिएक्शन में ना, किसी भी रिएक्शन में एक स्लो होगा, उसके अलावा सारे फास्ट होंगे। अब ये स्लो कौन सा है, फास्ट कौन सा है, ये तुम क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। स्लो और फास्ट क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर निकालूंगा ना, तब आपको दिख जाएगा कि हां इसमें दिया हुआ है ना। तब आपको दिख जाएगा कि हां दिया हुआ है। ये कह रहे हैं यूनिट फिर से बता दो के का। के का यूनिट इस वाले में देखो, अंकुश जी जरा ध्यान दीजिए इधर। मुझे यहां के का यूनिट चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, के की यूनिट के लिए मोलर यहां लिख सकता हूं क्या मैं, नहीं, हाँ देखो, यहां लिख देता हूं मैं, मोलर की पावर 1 - n और टाइम इनवर्स है। अब मुझे ये पता है, ध्यान दीजिएगा, अब मुझे पता है कि इसकी ओवरऑल ऑर्डर 2 है, और अगर ओवरऑल ऑर्डर 2 है तो यहां मैं 2 पुट कर दूं, तो 1 - 2 - 1 आ जाएगा, देखो, है ना। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो से, हाँ जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो मैं सफिशिएंट होमवर्क आपको दे देता हूं क्लास में ही, जो आज दिए हैं वो कर लो, है ना। जिनके पास नहीं है वो ये वाला होमवर्क कर लो। एक ये कह रहे हैं, अच्छा इनका कहना है कि सर इसमें 10 के बाद +4 है। नहीं नहीं, ये -4 है, मैं करेक्ट कर दूंगा इसको। मतलब रेट जो है वो लगभग आसपास ही वेरी करती है, तो यहां सभी लोग करेक्शन करना, 10 के बाद -4 है यहां पे, है ना। मैं इसमें भी कर देता हूं। -4 है, ठीक है। चलें फिर, चलिए भाई, तो इतना काफी था आज, और अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं बहुत बड़ा वाला थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप यहां पे आए, आपने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 किया। और एक सवाल डीपीपी का भी है, उसको भी अभी मत करना आप, है ना, कल के बाद कर लेना। मैं आपको सवाल नंबर बता देता हूं डीपीपी का। डीपीपी का सवाल, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करना अभी आपको। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 14 आपको अभी नहीं करना, बाकी आप 15 कर सकते हो, 13 कर सकते हो, 11 कर सकती हूँ। 11 वाला तो लेक्चर नोट्स में भी लाया था मैं, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी बन जाएंगे ये। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 भी छोड़ दें, 1 और 6 एक्चुअली क्या मॉलिक्यूलरिटी पर बेस्ड सवाल है 1-2, तो मॉलिक्यूलरिटी अब हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। पढ़ने वाले तो आज थे लेकिन नेक्स्ट टर्न पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 14 ये छोड़ देना। 15 सवाल हैं, इसमें से 3 छोड़ देना, 12 कर लेना। कल के बाद फिर सारे कर लेना, तीनों भी कर लेना, है ना। और कल नया और मिलेगा तो उससे भी कर लेना।
ठीक है, चलिए भाई, ये कहानी है। चलें फिर, चला जाए, सुना दें क्या आज कुछ? क्या सुनोगे यार, इतनी सारी तो सुन रखी तुमने। हम्म, चलिए फिर सुन लीजिए एक। राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही चमकता है। ठीक है, तो मेहनत करते रहें। हम आपसे मिलेंगे कल। आज का जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना, होमवर्क दिया उसको करके आना। कल मुलाकात करेंगे, मॉलिक्युलरिटी पढ़ेंगे और आगे की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर वगैरह निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।